वेलकम टू AK स्टूडियोज। मैं मिस शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को बताऊंगा BA तृतीय सेमेस्टर के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसके अंतर्गत मैं आपको सबसे ज़्यादा पूछे प्रश्न जाने वाले आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु होगा जो कि 2 नंबर में आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देर ना करें और अंत तक ज़रूर देखते रहें वीडियो को। इसमें मैंने सारी से जो भी आप लोगों को वीडियो के प्रश्न चाहते हैं वो सारी चीज़ इसमें इंक्लूड करके आप लोगों को दिया है। और आपको कोई भी डाउट नहीं होगी, इससे मेरी पूरी ही तैयारी के साथ मैंने आप लोग के बीच में आया हूँ। और सबसे बड़ी अहम भूमिका ये रहेगी कि आपको ये जो छोटे प्रश्न यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपको 2 नंबर वाले जो मार्क्स होते हैं 10 क्वेश्चन जो आते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ये आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और आप लोग ज़रूर देखते रहिए वीडियो को अंत तक, क्योंकि इसमें आप लोग को बहुत ही मज़ेदार क्लास चलने वाली है और पढ़ने भी आप लोग को मज़ा आएगा। जो छात्र हैं BSc थर्ड ईयर के भूगोल के सुदूर पूर्व एशिया ले रखे हैं, उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्लासेस रहेंगी और आने वाले पेपर में सबसे ज़्यादा आपको लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों देर ना करें और बन जाइए हमारे चैनल के अंत तक, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ मिलने वाली हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। और बात करेंगे आपके आपके प्रश्न छूट गए हैं, उसको भी इसी में आपको मैं बताऊंगा। इसमें मैंने आपको 2 वीडियो में इसको डिवाइड किया गया है। पहला तो इसमें आपको बताए जाएंगे थोड़े बहुत जो आपको समझ में आ जाए, और उसका मैं थोड़ा बहुत सेकंड वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दें। तो 2 वीडियो में मैंने आपको ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो 10 नंबर के आते हैं, तो ये सारे चीज़ इसमें आपको बताएंगे। बात कर रहे हैं इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो आपको सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ना भूलें, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाले हैं और आपको अहम भूमिका सबसे ज़्यादा निभाने वाले हैं पेपर में। अब बात करेंगे आपके चैप्टर की ओर, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके। आइए एक रुख क्वेश्चन की तरफ। क्या बात है दोस्तों, आप लोगों के बीच मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, सुनहरा क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपका है, सुदूर पूर्व एशिया के मृदा प्रकारों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले आपके पेपर में ये क्वेश्चन है। पहला है आपका, चीन की मिट्टियों को निम्नलिखित में 10 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से, आइए आपको बताते हैं। पहला है आपका मरुस्थलीय मिट्टियाँ जो होती हैं आपके मरुस्थल में पाई जाती हैं। दूसरा आपका चरजोनम यानी कि चरनोजम, चेस्टनम और काली मिट्टी, ये 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ये आपकी जो मृदा का प्रकार है ये आपको बताने वाले हैं, और सबसे ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ये मिट्टी आपको 10 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं जो आपको लोएस्ट में उत्तरी चीन में पाई जाती हैं। नंबर 4 आपका हांगो मैदान की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और 5वां आपका है खारी और क्षारीय मिट्टियाँ। 6वां आपका है संक्रमित मिट्टियाँ। और 7वां आपका है भूरी पौडजोलिक मिट्टियाँ। तो इस तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं अपनी, यानी कि पहला आपका मरुस्थलीय मिट्टियाँ, दूसरा आपका आ गया चरनोजम, चेस्टनट और काली मिट्टियाँ, तीसरा लोएस यानी उत्तरी चीन की मिट्टी होगी आपके, चौथा हांगो मैदान की जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जो हांगो के मैदान में जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा धान, बात करेंगे तो चावल उगाया जाता है, जो आपको उसके बाद में फिर मक्का भी उगाया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग, और बात करेंगे मरुस्थलीय मिट्टी जो आपको बंगर, पांगर, खादर, जहाँ पे शुष्क नमी वाली होती है, तो ये इस तरीके से मिट्टी पाई जाती है। और जो संक्रमित मिट्टियाँ होती है जो फसल को नष्ट करने वाली होती है। 7वीं आपकी आ गई भूरी पौडजोलिक मिट्टियाँ, उसका में फिर चूना रहित जलोढ़ मिट्टियाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है चूना रहित जलोढ़ मिट्टियाँ। इसमें आपको जो नकदी फसल होती हैं वो सबसे ज़्यादा और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, और सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता रखता है चूना रहित जलोढ़ मिट्टियाँ। इसमें क्या होता है कि चूना रहित जो होती है इसमें आपको रोग और जो कीटाणु लगते हैं वो कम लगते हैं। बात करेंगे 9वें की आपकी पॉलीपॉडजोलिक मिट्टियाँ। और 10वां आपका आ गया पुरानी लाल मिट्टियाँ, यानी कि ताइवान में जलोढ़ मृदा पश्चिमी भाग में है, अधिकांश भागों में अम्लयुक्त मिट्टी है। जापान में मृदा की हल्की परत है क्योंकि अधिकांश भूमि पर्वतीय है। जापान में सर्वाधिक एजोनल मृदा प्राप्त होती है। एजोनल मृदा में भूरी, पीली,
लाल, बोग, अंडों तथा प्लोनोसोल सम्मिलित हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया दोस्तों आपका, ये मिट्टी के बारे में। तो इस तरीके से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपके 2 नंबर के पूछे, यानी कि अगर आप लोग केवल इतना ही लिख देंगे तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला कि आपको मृदा के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरीके से आप लोग उल्लेख कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्या बात है, क्वेश्चन बड़े लाजवाब आ रहे हैं आपके बीच में। दूसरा है आपका, जापान की भौतिक प्रदेशों में बांटिए। उत्तर, धरातलीय विषमताओं एवं उच्चावचीय स्वरूपों की विविधता के आधार पर जापान को निम्नलिखित 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धरातल विषमताओं एवं उच्चावाचीय स्वरूपों की विविधता के आधार पर जापान को निम्नलिखित 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है आपका होक्काइडो, दूसरा उत्तरी पूर्वी प्रखंड, यानी तीसरा बात करेंगे तो मध्यवर्ती फोसा मैग्ना कांटो प्रदेश, चौथा आपका दक्षिणी पश्चिमी प्रखंड। तो ये आपको जापान के जो भौतिक प्रदेश हैं ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी माने जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का अगर बात करेंगे तो 2021 में बात करें, 2021-22 में पूछे गए पेपर, ये आपके पूछे गए थे पेपर 3rd ईयर में। अब बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन है, सुदूर पूर्व एशिया में गेहूं उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, सुदूर पूर्व एशिया में गेहूं उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। उत्तर है आपका, सुदूर पूर्व एशिया में गेहूं उत्पादन जैसे चीन तथा जापान में होता है, यानी कि सुदूर पूर्व एशिया में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन और जापान में होता है। प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं, यानी कि बात कर रहे हैं सुदूर पूर्व एशिया की, ना कि सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो ये आपके सुदूर पूर्व एशिया में सबसे ज़्यादा चीन और जापान में उगाया जाता है। पहला आपका क्या, चीन, हांगहो तथा बीहो नदी की घाटी, लोएस्ट क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग, मध्य चीन में यांगत्से कियांग की घाटी। नंबर 2 आपका चीन का कंप्लीट हुआ, यानी कि हांगहो नदी तथा बीहो नदी की घाटी पे, लोएस्ट क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी मैदान भाग और मध्य चीन में यांगत्से कियांग की घाटी में गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। जापान में बात करेंगे तो गेहूं यहाँ शीतकाल की फसल है, यानी कि जापान में गेहूं की ये शीतकाल की फसल है। प्रमुख क्षेत्र में जो आपका क्वांटो का मैदान हो गया, पश्चिमी क्यूशू हो गया और आंतरिक सागर का तटीय प्रदेश तथा होक्काइडो का पहाड़ी प्रदेश है। तो ये आपके कहाँ के हो गए दोस्तों, आपके ये जापान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली ये आपके गेहूं की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। और ये प्रमुख फसल भी मानी जाती है क्योंकि ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया भी जाता है शीतकालीन क्षेत्र में। यानी कौन कौन से, क्वांटो का मैदान, पश्चिमी क्यूशू और उसके में फिर सागर का तटीय प्रदेश और होक्काइडो का पहाड़ी प्रदेश। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ गया चौथा क्वेश्चन आपका रहा, चीन के 3 नदियों के नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। चीन की 3 प्रमुख नदियों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला आपका है हांगहो नदी, जो चीन की प्रमुख नदियाँ मानी जाती है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा गेहूँ, चावल, धान, गन्ना, मछली उत्पादन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। दूसरा आपका है आमूर नदी, यहाँ पे भी आपको इससे फिर आपको गेहूँ मिलेगा, मछली उत्पादन, चावल की सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और फिर आपका आ गया यांगत्से कियांग नदी, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से चावल आपका पहला माना जाता है, फिर गेहूँ आपका आता है और फिर मछली उत्पादन। तो ये सारी चीज़ आपका। और प्रमुख बात करेंगे तो यांगत्से कियांग नदी पे मछली उत्पादक केंद्र का एक केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब बात करेंगे आपके जो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो आपको जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी कि सेक्शन सी के लिए, वो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि बात करेंगे तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो इसमें सारे चीज़ आपको मिलते रहते हैं। अब बात करेंगे 5वां क्वेश्चन का। 5वें क्वेश्चन में है, चीन के प्रमुख मैदानों के नाम बताइए। नंबर है, चीन का अभिनत बेसिन मैदानी भागों के रूप में है। इनमें प्रमुख है, नंबर 1 मंचूरिया का मैदान, नंबर 2 उत्तरी चीन का मैदान, नंबर 3 पोयांग झील बेसिन, नंबर 4
तुंगलिक बेसिन, नंबर 5 रेड बेसिन आदि। ये आपका मंचूरिया का मैदान, उत्तरी चीन का मैदान। तो ये जो पांचवा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आपका अगर प्रीवियस ईयर का पेपर का उठा ले तो सबसे ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। चीन के प्रमुख मैदानों के नाम बताइए। यानी कि बात करेंगे तो विस्तृत उत्तरीय में पूछा गया है, ये आपका 2016 में, 17 में आपका पूछा गया अति लघु उत्तरीय में, 18 में पूछा गया आपका फिर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में, और बात करेंगे 19 में तो आपका फिर पूछा गया आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, और उसके में ये आपका 22 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ही पूछा गया है। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो रेड बेसिन आदि हो गया। इसके अलावा सेंसी बेसिन, यांगटीसी मोहाना, केंटन प्रदेश तथा क्वांगसी क्षेत्र छोटे बेसिन हैं। तो ये आपके जो हैं क्या हैं, ये आपके सारे ये आपके माने जाते हैं मैदानों के नाम, जो चीन के मैदान हैं। तो ये आपके मैदान हो गए। तो एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ। मंचूरिया का मैदान, नंबर 2 उत्तरी चीन का मैदान, पोयांग झील बेसिन, तुंगलिंज बेसिन और रेड बेसिन, और उसके अलावा भी हैं सेंसी बेसिन, यांगटीसी मोहाना और केंटन प्रदेश क्वांगसी क्षेत्र छोटे बेसिन हैं। तो इस तरीके से आपका मैदान के बारे में है। 8वां प्रश्न आपका आ गया। सॉरी दोस्तों, 6वां क्वेश्चन आपका रहा। ये 6वां क्वेश्चन आपका है, प्रश्न नंबर है चीन के लोएस्ट क्षेत्र का वर्णन कीजिए। यानी कि चीन का लोएस्ट क्षेत्र है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। चीन के क्षेत्र पर शीतकाल में चलने वाली हवाएं अपने साथ महीन पीली मिट्टी लाती हैं, जिसको उत्तरी चीन के क्षेत्र पर जमा कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लोएस्ट कहते हैं। यानी कि बात करें जो चीन के जो क्षेत्र जो शीतकाल में हवाएं चलती हैं उसके साथ जो महीन महीन कणें और उत्तरी चीन के क्षेत्र में जो जमा करती हैं, यानी कि एकत्रित कर देती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लोएस्ट प्रदेश कहते हैं, लोएस्ट क्षेत्र कहते हैं। यानी कि एक स्थान से जो हमारी पथरीली और छोटे छोटे जो हवाएं से मिट्टियाँ आके एकत्रित हो जाती हैं उसी को हम लोएस्ट कहते हैं। इसका विस्तार शांसी प्रांत के पश्चिम में, होनान के उत्तर पश्चिम तथा सेंसी प्रांत के दक्षिण में है। तो ये आपका चीन का लोएस्ट क्षेत्र हो गया। अब बात करेंगे 7वां क्वेश्चन, जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है ये भी आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न में, पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न आपके यही हैं। उत्तर है आपका जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित हैं। पहला आपका है टोक्यो यानी याकोहामा प्रदेश। फिर आपका दूसरा आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना थोड़ा टाइप करना भूल गया, यानी कि ओसाका। यहाँ पे आपका आ जाएगा ओसाका। कोबे औद्योगिक प्रदेश, यानी कि ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश। तीसरा आ जाएगा आपका नागोया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपका, यानी कि आपका पहला हो गया आपका टोक्यो याकोहामा प्रदेश। दूसरा आपका हो जाएगा ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश, यानी ओसाका औद्योगिक प्रदेश। तीसरा आ जाएगा आपका नागोया। तीसरा आपका आ जाएगा नागोया औद्योगिक प्रदेश। चौथा आपका आ जाएगा यवाता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश। तो ये आपके औद्योगिक प्रदेश 4 प्रमुख हैं। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, यानी कि मैं थोड़ा दिक्कत हो गई थी इस वजह से नहीं आप लोग को टाइप कर पाया। पहला मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइंड कर देता हूँ आपको। पहला आपका हो गया टोक्यो याकोहामा प्रदेश। दूसरा आपका ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश। तीसरा आपका आ जाएगा नागोया औद्योगिक प्रदेश। तीसरा आपका आ जाएगा यवाता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश। तो इस तरीके से आपका 7वां क्वेश्चन रहेगा। यानी कि अगर बात करेंगे तो जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में 4 कौन कौन से, टोक्यो याकोहामा प्रदेश, ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश, तीसरा आपका आ जाएगा नागोया औद्योगिक प्रदेश और चौथा यवाता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश। तो इसलिए मैंने 3 बार मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है आपका सुदूर पूर्व एशिया के देशों के नाम।
यानी कि सुदूर पूर्व एशिया में कितने देश हैं उनको यहाँ पे आपको लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों। उत्तर है आपका सुदूर पूर्व एशिया की भौतिक, सांस्कृतिक व्यक्तित्व संपूर्ण एशिया के अन्य प्रदेशों से काफ़ी भिन्न है। यह दक्षिणी एशिया के आकार में 2.5 गुना और जनसंख्या में 1.5 गुना है। इसमें निम्नलिखित देश आते हैं। पहला आपका चीन, उसके बाद में बीजिंग, उसके बाद में फिर बताएंगे दूसरा आपका हांगकांग, चीनी अधिपत्य आ गया। मकाऊ, चीनी अधिपत्य। उसके बाद में फिर जापान आ गया आपका टोक्यो से। पांचवा आपका उत्तर कोरिया आ गया प्योंगयांग से। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, यानी कि जो आपके सुदूर पूर्व एशिया के देशों के जो नाम हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ें दर्शाई गई हैं। छठवा आपका है दक्षिण कोरिया, यानी कि सियोल से संबंधित है। और सातवां आपका है मंगोलिया यानी उलान बटोर, यानी कि यहाँ पे आपकी ये राजधानी दे रखी हैं चीन की। बात करते हैं तो कैपिटल होता है उसको, यहाँ पे चीन की कैपिटल क्या होती है, बीजिंग होता है। हांगकांग का चीनी अधिपत्य, मकाऊ का चीनी अधिपत्य हो गया। जापान में टोक्यो हो गया जापान का। पांचवा है उत्तर कोरिया यानी प्योंगयांग हो गया। दक्षिण कोरिया का सियोल हो गया। मंगोलिया का आपका उलान बटोर हो गया। और ताइवान का ताइपेई हो गया। तो इस तरीके से सुदूर पूर्व एशिया के देशों के नाम होते हैं, यानी कि इसमें आपके 8 देश इसके अंतर्गत आते हैं। अब आपका 9वां क्वेश्चन आता है। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका है सुदूर पूर्व एशिया की लौह अयस्क मैदानों के नाम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। उत्तर में आपका आ रहा है, हमें पता है कि कट के आएगा, ये मेरे को पता है। तो 9वां क्वेश्चन आपका सुदूर पूर्व एशिया की लौह अयस्क मैदानों के नाम लिखिए। इसके पहले होगा उत्तर में आपका आएगा सुदूर पूर्व एशिया की अधिकांश लौह अयस्क खदानें चीन में पाई जाती हैं। कुछ मात्रा में जापान व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मुख्य लौह अयस्क खदान निम्नवत हैं। कौन कौन से हैं, हैनान द्वीप, चार होनान सातसतुंग, हैकाऊ, कासू, सिकांग, कुइकाऊ, फिर है उसके में आंतरिक मंगोलिया, फिर है आपका पैयुनोपो, फिर आपका आ जाएगा यानी कि सुयुआन तथा वुहान क्षेत्र में लौह अयस्क की खानें पाई जाती हैं। तो शासित क्षेत्र की सब खानें छोटी और बिखरी, यानी कि जो शासी प्रदेश की है जो खानें हैं वो छोटी और बड़ी हो है। 10वां आपका आ गया सुदूर पूर्व एशिया में चावल की कृषि के क्षेत्रों के नाम बताइए। जो चावल की कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, ये चावल की कृषि यानी कि सुदूर पूर्व एशिया में कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो चीन में विश्व में सबसे पहले अधिक चावल उत्पन्न करने वाला देश है। सुदूर पूर्व एशिया में चावल की कृषि के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, पहला आपका आ गया दक्षिणी तथा अन्य दक्षिण, हाँ फिर पहला आपका आ गया आपका चीन आ गया दक्षिण तथा मध्य दक्षिण चीन, यांगटीसी एवं क्यांग नदियों की घाटियाँ। नंबर 2 आपका आ गया डेल्टा एवं सहायक नदियों की घाटियाँ, जो आपका विशेष करके जेचुआन प्रदेश तथा समुद्र तटीय भाग में सबसे ज़्यादा चावल पाए जाते हैं। दूसरा आपका है जापान। जापान में कैसे है, दक्षिण तथा मध्य दक्षिण चीन, जापान में आपका सभी उच्च क्षेत्रों एवं सामान्य कृषि क्षेत्रों में चावल उत्पादन होता है। कुल कृषि के 92% भाग पर धान उगाया जाता है। नंबर 2 आपका आ गया उत्तरी चीन, 1/3 कृषि भूमि पर, दक्षिण तथा कोरिया के 40% भूमि पर धान की खेती होती है। चौथा आपका ताइवान तथा हांगकांग आदि, यानी कि चौथा आपके आएगा ताइवान तथा हांगकांग। 11वां क्वेश्चन आपका मैं कल बताऊंगा अगली वीडियो में।
तो दोस्तों बने रहें कि ये आपका सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी लगातार बात करें तो ये आपका सुदूर पूर्व एशिया में लगातार पूछा जाता है क्वेश्चन। यानी कि आपका 11वां क्वेश्चन रहेगा सुदूर पूर्व एशिया में घनों यानी कि वनों के प्रकार। तो ये आपका मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो से ज़रूर पहुँचता हूँ, और इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद दोस्तों।